नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि मेरे इस चैनल पर मैंने रीट एग्ज़ाम के साइंस को लेकर जो सीरीज़ शुरू कर रखी है, आरबीएससी बोर्ड की 6 to 10 तक की बुक्स मुझे करवानी है, तो उसमें मैंने आपके लिए आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है 6th क्लास का 6 चैप्टर सजीव एवं निर्जीव, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है? सजीव एवं निर्जीव परिचय, सजीव एवं निर्जीव में अंतर और सजीवों के लक्षण। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं परिचय। सब आप लोग वेल नोन है कि सजीव और निर्जीव क्या होते हैं, उनकी कुछ अभिलाक्षणिक उनके गुण होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। सबसे पहले सजीव, वे जीव जिनमें श्वसन, गति, वृद्धि, जनन, पोषण। अब ये जो क्रियाएं हैं ये हमें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी क्रिया? श्वसन, गति, वृद्धि, जनन और पोषण आदि क्रियाएं पाई जाती हैं, उन्हें हम सजीव कहते हैं। जैसे गाय, बकरी, ऊंट, शेर, पेड़ पौधे आदि, ये सब क्या है? सजीव के एग्जाम्पल्स है। अब दूसरा देख लेंगे निर्जीव। निर्जीव इसका जस्ट अपोजिट। इन सब में ये जो वे जीव जिनमें श्वसन, गति, वृद्धि, जनन, पोषण आदि क्रियाएं नहीं पाई जाती, उन्हें हम क्या कहते हैं? निर्जीव कहते हैं। जैसे पेन, पेंसिल, बस्ता, मेज, ये सब क्या हो गए? निर्जीव के एग्जाम्पल हो गए। अब हम देखते हैं सजीव एवं निर्जीव में अंतर। अब ये छोटा सा टॉपिक है, 6th क्लास के अकॉर्डिंग है। इसमें सिर्फ आपके सजीवों के कुछ लक्षण बताए गए हैं। इसमें मुश्किल से 10 लाइन जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, बाकी तो 6th क्लास के स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ये आपका टॉपिक दे रखा है। तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो अब हम देखते हैं सजीव एवं निर्जीव में अंतर। तो यहाँ मैंने इस डायग्राम के थ्रू आपको सजीव के सारे लक्षण इस डायग्राम में बताए हैं। सबसे फर्स्ट, भोजन ग्रहण करना, श्वसन करना, उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया, गति करना, उत्सर्जन, प्रजनन, निश्चित जीवन काल और वृद्धि करना। सबसे पहले सारे सजीव, आपको पता है कि हमें एनर्जी चाहिए होती, उसके लिए भोजन ग्रहण करना पड़ता है। दूसरा, श्वसन क्रिया, तो श्वसन सारे सजीव करते हैं और सजीव श्वसन के दौरान ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं व CO2 गैस बाहर निकालते हैं। कौन कौन सी दो गैसेस जो है वो रेस्पिरेशन में यूज़ होती है? ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं व CO2 गैस बाहर निकालते हैं। शरीर में O2 द्वारा ग्लूकोज के विघटन से जैविक ऊर्जा का निर्मुक्त होना श्वसन कहलाता है। ये श्वसन की डेफिनेशन लिखी गई। इसमें क्या हो रहा, जब हम ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तब क्या होगा, वो हमारी बॉडी में जाकर जो ग्लूकोज है उसको क्या करेगी? विघटित करेगी, जिसके कारण कुछ ऊर्जा जो है वो क्या होती है? निर्मुक्त होगी या फिर ऊर्जा जो है वो आपको मिलेगी। तो उसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? श्वसन कहते हैं। तीसरा जो है उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया। इसका एग्जाम्पल हम पादपों में जो छुई मुई का पौधा है उसमें आसानी से देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि हम जैसे ही छुई मुई के पौधे को टच करते हैं तो उसकी क्या होती, लीव्स जो होती वो सिकुड़ जाती है। तो वो क्या है? उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया। और जैसे आप एनिमल्स वगैरह या फिर हम जो मानव जो है उसमें क्या होता है, अगर कहीं हमारी कोई तीखी चीज़ है, जैसे सुई वगैरह पर अगर हमारा हाथ टच हो जाता है तो उसी वक्त तुरंत हम क्या करते हैं? उस हाथ को वहाँ से हटा लेते हैं। तो ये सब क्या है? उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया। गति करना, सब मूवमेंट करते हैं सजीव, आपको पता है। उत्सर्जन, जो भी अनावश्यक जो पदार्थ हैं बॉडी से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। प्रजनन क्रिया, अपने जैसी संतति सारे सजीव जो है वो चाहे वो एग ले करके या फिर अपने जैसी संतति को जन्म देकर वो प्रजनन क्रिया करते हैं। निश्चित जीवन काल, अब सजीवों का जो क्या है वो जीवन जो उम्र है वो क्या लगभग सबकी निश्चित होती है। वो अलग बात है कि मतलब कोई जो है वो उस जीवन काल तक
निश्चित जीवन काल तक नहीं पहुंच पाता, वो अलग बात है, बट जनरली क्या है वो फिक्स है। वृद्धि करना, वृद्धि मतलब क्या है, लाइफ लॉन्ग उनके मतलब सब सजीव हैं उनमें आपकी पेड़ पौधों में आपने देखा होगा पहले पादप छोटा सा होता है, उसके बाद धीरे धीरे वो ट्री बनता है। तो वैसे ही हमारे मानवों में भी जब शिशु का बर्थ होता है तब वो छोटा होता है, उसके बाद धीरे धीरे उसकी क्या होगी, ग्रोथ होगी, और वो अपने उस पूरी ग्रोथ को उसकी में पाई जाती है। ग्रोथ लास्ट मतलब एक एज फिक्स होती है, वहाँ तक उसकी ग्रोइंग एज होगी, वहाँ तक वो ग्रोथ होगी। तो इस तरीके से ये कुछ 7-8 आपके क्या हैं अभिलाक्षणिक गुण होते हैं, मतलब सजीवों के कुछ गुण हैं जो हमें देखने हैं। अब यहाँ ये जो है वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान रखना है। यही चीज़ जो है वो इस चैप्टर में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी छोटा सा चैप्टर है, कुछ भी नहीं है उसमें। विषाणु सजीव एवं निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। इस पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं बहुत सारे एग्जाम्स में, और पूछा भी जा सकता है कि सजीव एवं निर्जीव के बीच की योजक कड़ी किसे कहते हैं हम, विषाणु को। अब विषाणु को हम सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी क्यों कहते हैं, क्योंकि स्वतंत्र अवस्था में ये निर्जीव पड़े रहते हैं, ये सजीवों में प्रवेश करते ही सजीवों के समान लक्षण प्रकट करने लगते हैं। जब भी वायरस हमारे सजीवों की बॉडी के अंदर जब वो इंजेक्ट होता है तब वो क्या करता है, सजीवों के सारे लक्षण जो है वो शो करने लग जाता है। इसीलिए सजीव एवं निर्जीव के बीच की योजक कड़ी हम किसको बोलते हैं, विषाणु को। अब जगदीश चंद्र बोस के बारे में थोड़ा सा, इन्होंने इनका जन्म जो है वो 30 नवंबर 1858 में हुआ था। इन्होंने एक पौधों की धीमी गति नापने के लिए एक अत्यंत संवेदी यंत्र बनाया जिसको कैस्कोग्राफ कहते हैं। ये आपका इस चैप्टर में दिया हुआ है कि कैस्कोग्राफ की जो बनाया है वो किन्होंने बनाया है, तो आपको ध्यान रखना है जगदीश चंद्र बोस, इसका नाम ध्यान रखना है। कैस्कोग्राफ क्या है, पौधों की धीमी गति नापने के लिए, ठीक है, पौधों की जो वृद्धि हो रही है उसकी क्या है, धीमी गति को नापने के लिए एक अत्यंत संवेदी यंत्र है, इसको हम बोलते हैं कैस्कोग्राफ। तो बस ये इतना छोटा सा ही चैप्टर था जो कि 6 के बुक में दे रखा है आपको, तो मैंने उसको आपको समझा दिया। इसमें कुछ भी समझने जैसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक चीज़ जो थी वो इम्पॉर्टेंट थी, सजीव एवं निर्जीव के बीच की योजक कड़ी। अब कुछ क्वेश्चंस इसमें से फिर भी मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो वही बन गया, सजीव एवं निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है विषाणु, आर्कियोप्टेरिस, हर्डमानिया या पेरिपेटस। तो सबको पता है कौन सा हो जाएगा आंसर, विषाणु। दूसरा क्वेश्चन है, कैस्कोग्राफ किसके द्वारा निर्मित है, सीवी रमन, सत्येंद्र नाथ बोस या जगदीश चंद्र बोस। तो लास्ट मैंने आपको बताया था कि कैस्कोग्राफ जगदीश चंद्र बोस के द्वारा बनाया गया था। अब थर्ड क्वेश्चन, छुई मुई पादप की पत्तियों को छूने पर सिकुड़ना सजीव का कौन सा लक्षण दर्शाता है। तो श्वसन, वृद्धि करना, गति करना या उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा, मैंने आपको समझाया, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। और आपका फोर्थ जो है वो एग्जाम्पल क्या है, सूरजमुखी के पादप का सूरज की दिशा में मुड़ना दर्शाता है। अब बताइए, सूरजमुखी के पादप का सूरज की दिशा में मुड़ना कौन सा एग्जाम्पल है, तो गति करना, उद्दीपन की प्रतिक्रिया, वृद्धि करना या श्वसन। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि सूरजमुखी के पादप का सूरज की दिशा में मुड़ना क्या मतलब कौन सा सजीवों का लक्षण शो कर रहा है, गति करना, उद्दीपन की प्रतिक्रिया या वृद्धि करना, श्वसन करना। तब तक के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका इसका नेक्स्ट चैप्टर जो कि कोशिका है उसके बारे में पढ़ाऊंगी। आप लोग तब तक पढ़ते रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। इधर उधर की जो न्यूज़ आती है उस पर प्लीज़ ध्यान मत दीजिएगा। जो भी है, हमें कभी न कभी ये रीट का एग्ज़ाम होना ही है और उसके लिए हमें पूरी तरह से तैयार रहना है। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।